Assalamu alaikum class, can you hear me? We'll start with the lecture at exact 10 o'clock. We are left with only 1 minute. Okay, it's good to know that you people can hear me. We'll continue with the section of dentine bonding agents today. ठीक है, ये वही सेक्शन है जो आपने इससे पहले डॉक्टर महरीन के साथ पढ़ा है. Before that, I would like to talk something about your last test. The test was on gypsum and waxes. I do understand that the waxes test was announced just 3 days before your test, but at least you people could actually prepare thoroughly for the gypsum test. It was disappointing to see कि बहुत सारे बच्चों ने MCQs में स्पेशली कोई एफर्ट पुट इन नहीं की, एंड आई वाज रियली ग्लैड जब बच्चों ने कहा कि जी MCQs में देयर वर सम एरर्स. फॉर्चुनेटली ये वही बच्चे थे जो ऑलरेडी क्लियर भी थे, ऑलरेडी पास भी थे, और उन्होंने बाकी MCQs ठीक किए हुए थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर रेस्ट ऑफ द क्लास विच वाज अबाउट 50%, टेस्ट वाज नॉट गुड. आपके जो मेन फ्लॉज, जो मेन प्रॉब्लम्स मैंने नोटिस किए उस वक्त उस टेस्ट के लिहाज से, वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ. इम्प्रेशन मटेरियल्स में और वैक्सेस में बच्चों ने SCQs अच्छे अटैम्प्ट किए हुए थे. अच्छे मीन्स के रीज़नेबल अटैम्प्ट किए थे. जवाब लिखे हुए थे, बच्चों को कंटेंट का पता था. इट मीन्स कि आपने एटलीस्ट किताब पढ़ी या आपने पास पेपर्स में से तैयारी की. लेकिन जब आप सिर्फ एक किताब पढ़ते हैं और MCQs की कोई किताब नहीं उठाते या एक या दो बुक्स मज़ीद कंसल्ट नहीं करते, तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि यू एक्चुअली लूज़ इन योर MCQs. MCQs इज़ द सेक्शन जहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हैं. जितने बच्चे 24 या 25 नंबरों पे पास हुए हैं, बिलीव मी कि वो भी बस पूरे मार्क्स से पास हो रहे थे. We kept lenient marking in SCQs because we had this feeling कि बच्चे already MCQs में weak हैं. अच्छा class, I can only see 28 participants at the moment. Umaid, please ask rest of the class to join immediately. ठीक है, हम अभी लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अभी हम टेस्ट पे बात कर रहे हैं. सो दिस इज़ माय सजेशन कि प्लीज़ आप जब भी तैयारी करें तो आप अपनी MCQ बुक्स साथ साथ उठाएं. ठीक है, आप अगर अपनी MCQ बुक्स साथ साथ नहीं उठाएंगे, उन पे बात नहीं करेंगे और उस पर एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो यू वोंट बी एबल टू डू योर वर्क. और आपने देख लिया, बहुत सारे बच्चे मेरे ख्याल में मेरे कहे बगैर जानते होंगे कि उन्होंने कहाँ पे मिस किया, और उनकी जो क्लास थी, उनकी जो MCQs में जो लैब्स था, वो कहाँ कहाँ पर था. आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट. अगर आप BJ नहीं उठाते, आप डेंटोजिस्ट नहीं उठाते और आप JP नहीं उठाते MCQs के लिए, तो फिर बिलीव मी MCQ सेक्शन आप तकरीबन 50 to 60% अटैम्प्ट कर पाएंगे. अनफॉर्चुनेटली उस 50 to 60% में आप जो अटैम्प्ट करते हैं, जाहिर है कि वो 100% ठीक नहीं होता. यानी आप ये समझ लें कि अगर 45 MCQs हैं, तो खाली अगर आप बुक से उस चैप्टर की तैयारी करते हैं, तो बिलीव मी कि आप सिर्फ 30 के करीब MCQs 30 या 35 अटैम्प्ट कर पाएंगे पूरे प्रॉपर. और अनफॉर्चुनेटली वो सब के सब ठीक भी नहीं होंगे. तो आपका मेजर लैप्स यहाँ से आएगा. तो होता है कि जो बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर फेल होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि उनकी MCQs वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते. इसीलिए मैं एम्फोसाइज़ कर रही हूँ कि प्लीज़ पे अटेंशन और अभी से अपने MCQs जो है वो प्रिपेयर करना शुरू करें. अगर आप अभी अपने MCQs प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो फिर ये एंड पे बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे और आपको लगेगा आप इन्हें पहली दफ़ा देख रहे हैं. ठीक है जी. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टेस्ट. द मेन लैब्स वाज इन द MCQs एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप सब इस चीज़ को ज़रूर रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और इस पर काम करेंगे.
सेकेंड प्रॉब्लम वॉज इन द एससीक्यू सेक्शन जो मैंने देखा वैक्सेस में बच्चों से जो पूछा गया था। जी सीरज, जिस मैंने आपको पहले बताया कि मैंने कहा जिन बच्चों ने एमसीक्यूज एक तो मुझे पॉइंट आउट भी किए थे और जितने बच्चों के वो वाले एमसीक्यूज जो उन्होंने की के हिसाब से मतलब सॉरी जिन्होंने रियल आंसर उन एमसीक्यूज में लिखा था तो मैंने उन सबको करेक्ट किया है। ठीक है, जैसे अगर आप हैं और क्वेश्चन नंबर ए था, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए की एक्चुअल की डी थी लेकिन एक्चुअल आंसर सपोज बी था और अगर आपने उसको बी करेक्ट किया हुआ है तो फिर आपको नंबर मिला है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई बच्चा जिसने सी या डी करेक्ट कर दिया है जो एक्चुअल आंसर के अलावा, तो इसको मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, यानी आप ये तसल्ली रखें कि जितने बच्चों ने वहाँ पर सही एक्चुअल आंसर करेक्ट किया है उन सबको नंबर्स मिले। तो आपने ये देखा होगा कि तकरीबन वो सारे बच्चे जो हमेशा क्लियर होते हैं या पास होते हैं वो इस दफ़ा भी पास हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि क्योंकि बच्चों का मेजर लैब्स था और मेजर उनकी डेफिशिएंसी थी एमसीक्यूज़ में, तो आप देखें कि तकरीबन 24, 25, 26 ये नंबर्स बच्चों के आए हैं, विच इज़ अलार्मिंग। अगर आप अभी 24, 25 ले रहे हैं तो इट मीन्स कि एग्ज़ाम में खुदा न खास्ता आप 50% से ड्रॉप बिलो भी जा सकते हैं। जो बच्चे 50% बॉर्डर लाइन पर होते हैं, डेंटल मटीरियल्स में हमेशा ये प्रॉब्लम होता है कि वो 45 पे भी जा सकते हैं 100 में से, और वो 55 पे भी आ सकते हैं। इट्स जस्ट योर लक कि बाज़ दफ़ा आपको एक ऐसी चीज़ मिस कर देते हैं। और मैं आपको ये बताऊँ कि एमसीक्यू कीज़ वहाँ भी रॉन्ग होती हैं, क्योंकि इंडियन ऑथर्स की जो बुक्स हैं वो कई जगह पे मिस प्रिंट भी हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वहाँ प्रिंटिंग एरर हो जाता है लेकिन उसको करेक्ट नहीं किया जाता और ना ही उसका स्टूडेंट को किसी किस्म का कोई वो मिलता है। लेकिन ऐसा ये होता है कि ऐसे एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होते, ऐसे 3 से 4 होते हैं। और ना ही एमसीक्यूज़ उन बच्चों को अफेक्ट करते हैं जिनके जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे पास होते हैं। जैसे अगर उनके बिल्कुल 100 में से 50 मार्क्स हैं, तो आप ये समझ लें कि एक ऐसा बच्चा है जो एमसीक्यू और एससीक्यू दोनों में बॉर्डर लाइन पर था। ये उसकी लक है कि उसने दोनों जगह पे 50% अचीव कर लिया। लेकिन अदरवाइज़ ये है कि इस तरह की जो एमसीक्यू की एरर्स होते हैं वो बच्चों को बहुत मेजरली अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो बच्चे जो इस चीज़ को समझ रहे होते हैं उन्होंने बाकी एमसीक्यूज़ करेक्ट किए हुए होते हैं, उनको वहाँ से मार्क्स ऑलरेडी मिल जाते हैं। ठीक है जी, आपने इससे पहले कॉम्पोजिट्स का सेक्शन पढ़ा है। मैं आपको ये बता दूं कि जून में आते ही फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका कास्टिंग और इन्वेस्टमेंट्स का टेस्ट है। अभी जो आपके 2 टेस्ट गुजरे हैं, दैट वाज टेस्ट 3A विच वाज ऑफ इंप्रेशन मटेरियल्स एंड वैक्सेस, और दूसरा आपका था सॉरी इंप्रेशन मटेरियल्स, एंड टेस्ट 3B वाज ऑफ जिप्सम एंड वैक्सेस। ठीक है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आपके जो नहीं, मैं जून में ओपन नहीं हो रहे, लेकिन ये है कि बहरहाल आपके शेड्यूल के हिसाब से जून के फर्स्ट वीक में, वेदर इट्स ऑनलाइन और वेदर इट्स इन योर क्लास, आई डोंट नो किस सेटिंग में होगा, लेकिन ये है कि फ़िलहाल तो हमें इसके बारे में कोई मतलब कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि शेड्यूल के हिसाब से 30th मई के बाद जो आपका नेक्स्ट टेस्ट है वो फ़ौरन नेक्स्ट वीक है। ठीक है, और दैट इज़ योर टेस्ट 4A। टेस्ट 4A में आपका कास्टिंग है, इन्वेस्टमेंट्स है, और एक मेटल मैं ऐड करूँगी, नोबल मेटल एलॉयज। इट्स अ ह्यूज सेक्शन, सो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आई नो आपके पास ईद होगी, ईद की 4-5 दिन होगी, क्योंकि प्लीज़ इतना थोड़ा सा स्पेयर कर लें कि अगर आप 3 दिन लगाएं तो कम अज़ कम 1 या 2 दिन कम अज़ कम उठा के देख लें कि आपने पढ़ना क्या है, क्योंकि 30th को आपका कम्युनिटी का टेस्ट होगा और उसके एग्जैक्ट 7 to 8 डेज़ के बाद आपका डेंटल मटीरियल्स का टेस्ट आ जाएगा, और वो काफ़ी ह्यूज सेक्शन बन जाएगा जिसमें कास्टिंग है, कास्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है और नोबल मेटल एलॉयज है। ठीक है, ये मैं आपको अभी से बता रही हूँ। और इमीडिएटली उससे नेक्स्ट वीक में इन द सेकेंड वीक ऑफ जून विल हैव योर टेस्ट ऑफ ऑल द मेटल्स, जिसमें रॉट एलॉय आ जाएंगे और आपके बेस मेटल एलॉयज आ जाएंगे और एलॉयज का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, जिसमें जो आपने वो पढ़ा था ना, स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह, सॉलिडिफिकेशन, इंटरमेटालिक कंपाउंड्स, वो सबको जो आपने डॉक्टर मैविश के साथ पढ़ा था वो चीज़ें आ जाएंगी। सो इट्स अ ह्यूज ह्यूज सेक्शन, यू नीड टू पे अटेंशन। अच्छा जी, रिगार्डिंग एडिशन एंड बॉन्डिंग आई विल रिपीट, कल डॉक्टर मेरीन ने आपकी क्लास ली थी एडहेजन और बॉन्डिंग। इसकी सिग्निफिकेंस डेंटिस्ट्री में ये है कि इट एक्चुअली हेल्प्स इन रिटेंशन ऑफ द मटेरियल इनसाइड द पेशेंट्स माउथ। सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, on the basis of the adhesion and bonding capacity of a material to enamel and dentine, we can actually verify या we can actually estimate कि ये मटेरियल पेशेंट के मुंह में कितनी देर तक सर्विस देगा। इट्स लाइक कि आप
डेंटिस्ट के पास जाते हैं, यू आस्क फॉर अ फिलिंग, definitely your first question will be about the durability of the filling. Okay, how long will it stay? How long will it stay has an extended answer because आपके मटेरियल की स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो आपके इनेमल या आपके डेंटिन के साथ कैसे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप एक अच्छी और बेहतरीन फिलिंग प्रिपेयर करें पेशेंट के मुंह में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिलिंग मटेरियल पेशेंट के दांत के साथ सही तरह से स्टिक नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया या बॉन्ड नहीं किया, तो इट वोंट वर्क। इसीलिए adhesion and bonding is important because it actually determines the durability or serviceability of a material inside the patient's mouth. Adhesion and bonding बहुत बहुत important होती है restorations में, जब हम fillings करते हैं it is very important, जब crowns लगते हैं, जब bridges लगते हैं, dentures लगते हैं patients को, ये सब चीज़ों में adhesion और bonding is important. जब कभी केरीज पेशेंट के मुंह में होती है, अगर हम बिल्कुल ग्रॉस लेवल से, ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करें या बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, इफ अ पेशेंट हैज केरीज इन एनी ऑफ द टूथ, caries will first involve enamel and then it will start involving the dentine. आपको पता है कि enamel brittle है, it is composed of hydroxyapatite crystals and it is translucent in nature, while dentine is elastic and it has collagen. elastic वो materials होते हैं जो stress या force ले लेते हैं। इवेंचुअली अगर केरीज एक्सटेंडेड है तो अमूमन केरीज में ये होता है कि इनेमल सारे का सारा ख़त्म हो चुका होता है और पीछे डेंटिन बच जाता है। फिलिंग की फॉर्म या शेप या कैविटी की फॉर्म या शेप देख के आप इस चीज़ को डिटर्मिन करते हैं कि आपने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है। अगर डीप केरीज है तो इट मीन्स कि इनेमल तो साइडों से ख़त्म हो चुका हुआ है, अब एक्चुअली डेंटिन इन्वॉल्व हो गया हुआ है। इनेमल आपको पता है कि अगर आप दांत को ग्राइंड करना शुरू करें तो साइड की जो वॉल्स हैं उन सब में 4 मिलीमीटर तक इनेमल होता है और 4 मिलीमीटर के बाद डेंटिन शुरू हो जाता है। अगर आपके पास एक ऐसा पेशेंट आ रहा है जिसके मुंह में कैविटी है और वो कैविटी काफ़ी डीप है और काफ़ी चौड़ी है, तो आप बड़े आराम से परसीव कर सकते हैं कि इट इज़ एक्चुअली इन डेंटिन। सो यू विल चूज़ अ फिलिंग मटीरियल और अ रेस्टोरेटिव मटीरियल विच एडहेयर्स और विच बॉन्ड्स विद डेंटिन। ठीक है जी। अच्छा, डेंटिन या इनेमल बॉन्डिंग, दोनों सूरतों में वी हैव टू टाइप्स ऑफ एडहेशन एंड बॉन्डिंग मोड्स। Either materials bond chemically with the tooth structure or they bond mechanically with the tooth structure. For the chemical adhesion, they are the materials which make a chemical bond with the tooth. आपको पता है कि enamel में कैल्शियम और फॉस्फेट है और डेंटिन में भी इस तरह मिनरल्स हैं कुछ। अमूमन मटेरियल्स जो हैं वो इनेमल ये डेंटिन के किसी न किसी मिनरल के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स ब्रिज बनाते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स ब्रिज एक्चुअली गिव्स द फाउंडेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो खुद ब खुद दांत के साथ जाके स्टिक हो जाते हैं, बॉन्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी टाइप ऑफ मटेरियल्स की आती है जिनके अंदर इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है, उनका कोई आयन, उनका कोई केमिकल रिएक्शन पे रिलीज होने वाला आयन ऐसा नहीं है जो दांत के साथ जाके बॉन्ड बनाए। जैसे हमारे पास एमालगम है, जैसे हमारे पास मेटल्स हैं, फॉर दैट केस यू विल हैव टू गो फॉर मैकेनिकल एडहेशन। मैकेनिकल एडहेशन का मैकेनिज्म ये है कि फिर आप पेशेंट के दांत के अंदर, जैसे अगर आप कैविटी बना रहे हैं, इट्स लाइक अ बॉक्स, तो बॉक्स के चारों कॉर्नर्स में आप ज़रा सा डीप ड्रिल कर देंगे, वो जगह ज़रा सी डीप हो जाएगी चारों तरफ। तो होगा क्या कि जब मटेरियल को प्लास्टिक फॉर्म में या फ्लोई फॉर्म में उसमें डालेंगे, वो मटेरियल वहाँ तक उन लॉक्स, उन होल्स में डीप फ्लो करेगा और जब हार्ड होगा तो वहीं पर लॉक हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एडहेशन। एक और तरीका मैकेनिकल एडहेशन को अचीव करने का ये है कि आप फिर कोई बॉन्डिंग एजेंट, ठीक है, या कोई सीमेंट ले लें विच इज़ लाइक अ ग्लू, जो आपके क्राउन को, आपके ब्रिज को, आपके डेंचर को, उसके साथ आपकी म्यूकोजा के साथ या आपके दांत के साथ स्टिक कर दें। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगी। इस वक्त हम एडहेशन और बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। लास्ट असाइनमेंट फॉर्चुनेटली मुझे तकरीबन सब बच्चों ने दी, मेरे ख्याल में एक आध शायद किसी बच्चे ने उसको मिस किया, अदरवाइज तकरीबन सभी बच्चों ने वो जमा कराई थी। आपकी आज की असाइनमेंट ये है कि आपने मुझे 4 चीज़ों की डेफिनेशन, चाहे बुक से देखें चाहे गूगल में से देखें, कहीं से भी लिख के उसकी पिक्चर जो है उमैद को आपने सेंड करनी है।
और उमैद ने फिर उसको इकट्ठा करके मुझे सेंड करना है। आप उसमें मैं उमैद को भेज भी दूंगी, व्हाट्सएप भी कर दूंगी। इट्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ क्राउन, ब्रिज, इम्प्लांट, इनले एंड ऑनले। ठीक है, ये 5 चीज़ें हैं और आपके पास 2 दिन का टाइम है। ये मुझे फ्राइडे तक मिल जाना चाहिए। ठीक है, आपके पास 2 दिन है और 3 डेफिनेशंस कर लिख लें। अगर आपका टेस्ट भी है तो मेरे ख्याल में 10 मिनट निकाले जा सकते हैं। और बेहतर अगर आप किताब से लिख लें। अगर आपको किताब नहीं मिलती तो फिर ये है कि आप उसको बेशक गूगल कर लें या जिस तरह भी, लेकिन उसको ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है जी, आई विल सेंड द असाइनमेंट टॉपिक टू उमैद एंड सीरत एंड दे विल शेयर इट विद। मैं फिर रिपीट कर दूं कि मैं वर्बली भी बता दूं कि ये आपका है क्राउन, ब्रिज, इनले, ऑनले एंड इम्प्लांट। ठीक है, मैं दोबारा लिख देती हूँ। इट्स क्राउन, ब्रिज, इनले, ऑनले एंड इम्प्लांट। ठीक है जी। सो इट्स अबाउट द डेफिनेशन, और ये सारे के सारे प्रोस्थेसिस हैं और इनको अभी हम रेस्टोरेशंस कहते हैं। आपने रेस्टोरेटिव डेंटल मटेरियल्स पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू डेंटल मटेरियल्स में। रेस्टोरेटिव डेंटल मटेरियल्स 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स एंड इनडायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स। डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स which are fabricated or which are made in the labs and then they are cemented to the patient's mouth. इसमें क्राउन, ब्रिज और इम्प्लांट्स आते हैं। ठीक है, और इनले एंड ऑनले भी आते हैं। डायरेक्ट रेस्टोरेशंस वो होती हैं जो आप पेशेंट के मुंह में उसको फिलिंग बना के और उसी वक्त करते हैं, जो आप एमालगम की करते हैं या कॉम्पोजिट्स की करते हैं या सीमेंट्स की करते हैं। ठीक है, उनको हम डायरेक्ट फिलिंग मटेरियल्स कहते हैं, डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स करते हैं क्योंकि वो वहीं पे क्लिनिकल सेटिंग में पेशेंट्स के मुंह में किए जाते हैं। दोनों तरह की मटेरियल्स में एडहेजन एंड बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स में एमालगम एक ऐसा मटेरियल जिसके लिए हमें मैकेनिकल अटेंशन चाहिए होती है क्योंकि वो एक मेटल है, वो दांत के साथ केमिकली बॉन्ड नहीं करता। कॉम्पोजिट्स के लिए आपने माइक्रो मैकेनिकल मोड ऑफ एडहेजन पढ़ा होगा कि पहले आप एक एचेंट लगाते हैं, एचेंट आपकी एनामल की सरफेस को भुरभुरा कर देता है, उसमें पोर्स बना देता है। फिर उसके ऊपर आप एक डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट फ्लो करते हैं। वो डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट जाके उसका एक जो पोल है वो आपके एनामल की कैल्शियम और फॉस्फेट के साथ एक केमिकल बॉन्ड बनाता है, और डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट का जो दूसरा जो पार्ट है या दूसरी साइड जो है वो आपके कॉम्पोजिट के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। फिर आप उसके ऊपर कॉम्पोजिट लगाते हैं और फाइनली आपका जो रेस्टोरेशन है वो दांत के साथ। फिर हमारे पास dental cements, and dental cements we have polycarbonate, ठीक है जी, and rest of the materials they actually make mechanical bond with the structure। यानी वो सीमेंट्स हैं जिनको ज़्यादा डालना पड़ता है और जिनमें ग्रूव्स देने पड़ते हैं ताकि वो थोड़े से जाके दांत पर लॉक हो जाए और वहाँ पर आपको रिटेंशन मिल जाए। ठीक है जी। सो लेट्स टॉक अबाउट एडहेजन एंड बॉन्डिंग या एडहेजन ऑफ एनामल एंड डेंटी। ठीक है जी। Yesterday you had your lecture with Dr. Mehreen, तो I hope कि आपको बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। ये पिक्चर जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये एक्चुअली मैकेनिकल रिटेंशन या इंटरलॉकिंग की है। मैकेनिकल रिटेंशन का मतलब ये है कि जिस तरह ये सॉकेट है और इसमें ग्रूव्स बने हुए हैं, इस तरह दांत के अंदर कैविटी में इस तरह के होल्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, ये वो मटेरियल है जो आपने ऊपर से डालना है। आप डेफिनेटली इस फॉर्म में तो मटेरियल नहीं डालते कि जिसके इस तरह के सॉकेट्स बने हुए हों, लेकिन क्या होता है कि ये मटेरियल जो है ये फ्लोई फॉर्म में होता है, ये वाला मटेरियल, और जब आप डालते हैं तो इन होल्स में अंदर तक फ्लो कर जाता है, और जब ये हार्ड होता है केमिकल रिएक्शन के बाद तो ये अंदर ही लॉक हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। डेंटिन और इनामी में दांत में अगर हम एडहेजन या बॉन्डिंग देखें तो 4 तरीक़ों से आपके डेंटल मटेरियल्स में बॉन्डिंग होती है। या तो वेटिंग होती है, आपका मटेरियल जो है उसका इतना इंटीमेट कांटेक्ट है आपके दांत के साथ कि उसके और दांत के दरमियान में ना कोई सलाइवा है, ना कोई ब्लड स्टेन है और ना कोई पार्टिकल है।
वेटिंग एग्जाम्पल आप क्लिंग फॉइल से ले सकते हैं। आप क्लिंग रैप, आपने प्लास्टिक रैप देखा होगा जो अमूमन लगाया जाता है चीज़ों के ऊपर, आपने बेकरी आइटम्स पे भी देखा होगा। तो क्लिंग रैप में कोई एडहेसिव नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ वेटिंग। इसका इतना इंटीमेट कांटेक्ट है आपके वेसल के साथ या कोई भी ट्रे या शीट के साथ कि इट्स बिकॉज ऑफ दैट वेटिंग या इंटीमेट कांटेक्ट ये पूरा कवर कर लेता है और वहाँ पे फिक्स हो जाता है। दूसरा जो है दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग यही है कि आपके फिलिंग मटेरियल का कोई एक कंपोनेंट, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो फॉस्फेट हो, कोई भी एक ग्रुप ऐसा हो जो आपके एनेमल या डेंटिन के किसी एक मिनरल के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा हो, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड इज माइक्रो मैकेनिकल एंड मैक्रो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। माइक्रो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग जो है ये आपने कॉम्पोजिट्स में पढ़ी है डॉक्टर मेरीन और डॉक्टर मैविश के साथ। कॉम्पोजिट्स भी आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एमालगम के बाद ये आपका सेकेंड डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटीरियल है जो हमने पढ़ा है, ठीक है, एंड इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। कॉम्पोजिट्स में हमारे पास माइक्रो मैकेनिकल एडहेजन होती है। हम देखते हैं कि क्या होती है। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक एंड मैकेनिकल मीन्स के आप ये समझ लें कि माइक्रो लेवल पे, पोर्स के लेवल पे जाके मैकेनिकल अटेंशन दी जाती है। Then there is an other mode of adhesion which is called interpenetration, जिसमें ये होता है कि adhesive लगाया जाता है, it's like a glue। दांत के कुछ आयंस और एडहेसिव के कुछ आयंस आपस में मिलके एक बीच की लेयर बना लेते हैं जिसको हाइब्रिड जोन कहते हैं। उस हाइब्रिड जोन की वजह से एक्चुअली एडहेजन हो जाती है। वेटिंग इज द इंटीमेट कॉन्टैक्ट ऑफ योर एडहेसिव विद द एडहेरेंट। अच्छा, आई रिपीट, एडहेजन इज एक्चुअली बॉन्डिंग या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर बॉडीज। हम डेंटिस्ट्री की बात करें तो दीज डिसिमिलर सर्फेसेज आर एक्चुअली योर टूथ एंड योर मटीरियल। आपके दांत में इनेमल, डेंटिन और पल्प है, और आपके मटेरियल में अगर वो मेटल है तो उसमें मेटल आइंस होंगे, अगर वो सीमेंट है तो उसमें रेजन्स होंगे और उसमें मिनरल्स होंगे, अगर वो कॉम्पोजिट्स है तो अगेन उसमें रेजन्स होंगे डिफरेंट। तो ये दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं या डिफरेंट सर्फेस हैं, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है उसको हम एडहेजन कहते हैं। एंड यू ऑल नो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर बॉडीज इज कॉल्ड कोहेजन। दांत का दांत के साथ जो बॉन्डिंग है, कांटेक्ट है, दैट इज कोहेजन, क्योंकि दोनों सिमिलर सर्फेसेस हैं। एडहेसिव वो होता है जो एडहेजन देता है, और एडहेरेंट वो होते हैं जिनको जॉइन किया जा सकता है। आपका दांत और आपका मटेरियल एक्चुअली एडहेरेंट है, और एडहेसिव वो है जैसे बॉन्डिंग एजेंट या कोई सीमेंट जो आपके क्राउन को आपके दांत के साथ लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सो वेटिंग इज द इंटीमेट कॉन्टैक्ट ऑफ द एडहेसिव विद द एडहेरेंट्स, and this adhesive will actually fill the microscopic and submicroscopic irregularities on the surface of adherent। कॉम्पोजिट लगाना है, बॉन्डिंग एजेंट लगाया जाएगा। वो बॉन्डिंग एजेंट आपके दांत की सरफेस पर जितनी माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज उन सबको पहले फिल कर देगा, एक प्लेन स्मूथ सरफेस दे देगा। उसके ऊपर जब आप कॉम्पोजिट लगाएंगे तो बिल्कुल जो आपका कॉन्टैक्ट एंगल है आपकी कॉम्पोजिट का और आपके एडहेसिव का वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल जितना लोएस्ट होगा बॉन्डिंग उतनी ही अच्छी होगी। इफ़ यू सी wetting in dentistry, तो we all know that enamel and dentin are hydrated, hydrophilic and permeable to water, ठीक है। तो उनके लिए ऐसे ही एडहेसिव्स होने चाहिए जो हाइड्रोलिटिकली स्टेबल हो, यानी वो सलाइवा और वाटर में स्टेबल रहे, मॉइस्चर में स्टेबल रहे, और हाइड्रोफिलिक हो, हाइड्रोफोबिक ना हो, ठीक है। यू ऑल नो कि जब हाइड्रोफिलिसिटी की बात आती है, ये एक मॉइस्चर इन्वायरमेंट की बात आती है, तो वेटिंग या बॉन्डिंग अचीव करना मुश्किल होता है। येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव बॉन्डिंग विद एनामल एंड डेंटिन, क्योंकि इन दोनों में मॉइस्चर है। तो इसके लिए फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं और ऐसे बॉन्डिंग एजेंट्स बनाए जाते हैं जो सलाइवा और मॉइस्चर में ना सिर्फ ये कि स्टेबल हों, बल्कि उसके साथ साथ वो हाइड्रोफिलिक भी हों, ठीक है, और प्रॉपर बॉन्डिंग भी प्रोवाइड करें। बॉन्डिंग चेक करने का जो मेथड है दैट इज शेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। आपके दांत और आपके फिलिंग मटेरियल के दरमियान जो उनकी जो जॉइनिंग फोर्स है उसको चेक किया जाता है। उसको चेक किया जाता है, स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं। होता क्या है कि उस जहाँ पे बिल्कुल जो जॉइंट आपका बनता है आपकी फिलिंग का और आपके दांत का, बिल्कुल उस जॉइंट पे फोर्स अप्लाई की जाती है, और फाइनली जहाँ पे आपका फिलिंग मटेरियल आपके दांत से अलग होता है उस फोर्स को न्यूटन्स में मेजर कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ।
जैसे एमालगम और आपके एनामल की बॉन्ड स्ट्रेंथ है, तो सपोज ऊपर से टेस्टिंग मशीन से तकरीबन 5 न्यूटन्स का लोड दिया गया है। फॉर एग्जांपल 6 न्यूटन्स पे आपका एमालगम दांत से अलग हो गया, तो हम कहेंगे जी कि एमालगम की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है दांत के साथ है 6 न्यूटन्स। ठीक है, ये न्यूटन्स में ली जाती है। सेकेंड मोड ऑफ एडिशन इज केमिकल बॉन्डिंग। हमने पहले क्या पढ़ा था, बॉन्डिंग का क्या मोड होता है, वेटिंग, इंटीमेट कांटेक्ट है आपके दांत का और आपके रेस्टोरेटिव मटेरियल का। दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब ये है कि आपके एडहेसिव का या आपके फिलिंग मटेरियल का आपके दांत के साथ एक केमिकल एफिनिटी वाला रिलेशनशिप हो, यानी इनके कोई ना कोई ऐसे कंपोनेंट्स हों जो आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हो। वेरियस सिस्टम्स हैं जिसमें हमारे पास होता क्या है कि हम ऐसे बॉन्डिंग एजेंट्स डालते हैं जिसमें कपलिंग एजेंट्स होते हैं। ये कपलिंग एजेंट्स एक तरफ से तो दांत के साथ इनका एक कोई ऐसा आयन होता है जो एक तरफ से दांत के साथ केमिकल बॉन्ड बना रहा होता है, दूसरा आयन ऐसा होता है जो दूसरी तरफ से ऊपर फिलिंग मटेरियल डाला जा रहा है उसके साथ बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा हमारे पास ऐसे डेंटल सीमेंट्स होते हैं जिनमें पॉली एसिड्स होते हैं। पॉली एसिड्स जो हैं ये थिक और सीरेबी फ्लूइड्स होते हैं, चिपचिपे होते हैं और स्टिकी होते हैं, जैसे ग्लास आयन ओवर सीमेंट्स। तो ये वो मटेरियल्स जिनको किसी किस्म का एडहेसिव या ग्लू की ज़रूरत नहीं है, और जब इन सीमेंट्स को दांत की सरफेस पे लगाया जाता है तो ये खुद ब खुद स्टिक कर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर पॉली एसिड्स होते हैं और ये पॉली एसिड्स जो हैं दांत के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो के साथ जो केमिकल बॉन्डिंग है, अगर आप इसको देखें, इसमें एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। आपको पता है कि एनामल में हमारे पास कैल्शियम है और अमूमन आपका जो सीमेंट है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है जी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं और जो जितने भी सीमेंट्स दांत के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं उन सब में तकरीबन फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, और इनेमल में भी आपके पास कैल्शियम और फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी सीमेंट्स हैं या डेंटल मटेरियल्स हैं जो केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं उनका आपके इनेमल के कैल्शियम के साथ अमूमन बॉन्ड बनता है। ठीक है, और इस बॉन्ड ये जो बॉन्ड सारा जो प्रोसेस है इसको फैसिलिटेट करता है हाइड्रोक्सिल आयन ब्रिजिंग। हाइड्रोक्सिल ब्रिज बनने के लिए इंटरलॉकिंग इसको कहते हैं, दिस इज इंटरलॉकिंग। ठीक है, ये इंटरलॉक हो जाएगा ना इसके अंदर जाके, इनके दरमियान हमने कोई ग्लू तो नहीं लगाई हुई, लेकिन सिंस इट्स इंटरलॉक्ड तो इट्स फिक्स्ड और इट्स बॉन्डेड। Enamel has a very smooth surface, it's translucent, it's slippery. इसमें माइक्रो मैकेनिकल अटेंशन दी जाती है। पहले जब रेजिन बेस्ड कंपोजिट्स बने थे तो उनमें प्रॉब्लम ये था कि जब ओरल फ्लूइड सलाइवा वगैरह लगता था तो दांत और आपकी रेस्टोरेशन के दरमियान, ये देखिए ये एक आपकी रेस्टोरेशन और ये आपका दांत है। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट और से देखें तो इस तरफ एक गैप बन जाता था जिसको माइक्रो लीकेज कहते हैं। इंटरफेस इसको कहते हैं, आपके दांत और आपकी मटेरियल के दरमियान जो फाइन लाइन बन रही है, जो जॉइंट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। इस इंटरफेस पे अगर यहाँ से सलाइवा अंदर जाना शुरू हो जाए बहुत माइक्रो मैकेनिकल लेवल पे, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल की मैं बात करूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे गैप आ जाएगा और यहाँ पे दोबारा से केरीज शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि जिसकी वजह से माइक्रो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग जब ली जाती थी तो जब माइक्रो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग को क्लियरली इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था उससे पहले माइक्रो लीकेज का प्रॉब्लम था। फिर 1955 में जब रेजिन कंपोजिट्स बने तो ब्यूनिको ने उसके साथ ही कुछ अरसे के बाद कहा कि जी हमें चाहिए कि हम एसिड एचिंग टेक्निक इस्तेमाल करें। एसिड एचिंग टेक्निक में ये होता है कि 37% फॉस्फोरिक एसिड कंपोजिट लगाने से पहले इनेमल की सरफेस पर लगा दिया जाता है। कंपोजिट लगाने का तरीका क्या है, पेशेंट आपके पास आया जी, उसने कहा जी मेरे मुंह में मोलर में क्लास 1 मोलर में फिलिंग है, कैविटी हो गई है। आप क्लास 1 फिलिंग का पैटर्न बनाएंगे। आपने प्री ऑपरेटिव में, प्री क्लिनिकल में देखा होगा कि क्लास 1 फिलिंग कैसे बनती है, प्लस के शेप में बनती है, पिट्स एंड फिशर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पिट्स एंड फिशर्स को ग्राइंड किया जाएगा, क्लास 1 फिलिंग का पैटर्न बनाया जाएगा और जितना भी इनेमल है, इनेमल हमेशा वॉल्स की तरफ होता है, वॉल्स के ऊपर 37% फॉस्फोरिक एसिड लगा दिया जाता है। These phosphoric acid actually make pores on the surface of the enamel. ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, नेकेड आई से तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन ये एनामल को थोड़ा सा भुरभुरा कर देता है ये जो एसिड है।
किसी भी चीज़ पे आप एसिड डालें तो आपको पता है कि वो डीमिनरलाइज हो जाती है, ठीक है जी। इस तरह के पोर्स बन जाते हैं। इन पोर्स के ऊपर जब डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई किया जाता है तो डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट इन पोर्स के थ्रू जो है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग देते हैं, अंदर तक फ्लो कर जाता है। डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट का एक पार्ट इस इनेमल के साथ केमिकल बॉन्ड बना रहा है और दूसरा पार्ट जो है जब आप इसके ऊपर कॉम्पोजिट लगाएंगे तो वो इसके साथ केमिकल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है जी। दिस so the answer to the question कि how does your composite restoration bonds with the tooth, so the answer is it's micromechanical mode of adhesion and we achieve it by acid etch technique and application of bonding agent. इस एसिड एच टेक्निक की वजह से हमारे लिए बहुत आसानी हो गई। एसिड एच टेक्निक की वजह से ना सिर्फ ये कि हम कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन कर सकते हैं, पेशेंट के दांत भी देखें ये रेस्टोरेशन हुई हुई है, ठीक है। पेशेंट का दांत है थोड़ा डिस्कलर्ड है, इस जगह को ग्राइंड हल्का सा करके इसके ऊपर कॉम्पोजिट लगा दिया गया है। ऐसे ही किया गया कि पहले एसिड लगाया गया है, एसिड के ऊपर डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट लगाया गया और डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट के ऊपर कॉम्पोजिट अप्लाई किया गया, ठीक है। इसी तरह पोर्सलिन लैमिनेट विनियर्स आते हैं। पेशेंट के मुंह में अगर ऐसे केसेस हों तो उनमें कई दफ़ा इस पूरी सरफेस से पतला सा कवर लगा दिया जाता है कॉम्पोजिट का जो बिल्कुल इस दांत के रंग का होगा, दैट इज कॉल्ड विनियर, लैमिनेट विनियर। इनको भी लगाने के लिए, चिपकाने के लिए, क्योंकि ये विनियर्स जो है पोर्सलिन के बने होते हैं तो इनके लिए भी एसिड एचिंग की जाती है। ये क्या होता है कि जैसे डिस्कलर्ड दांत है इसको हल्का सा ग्राइंड करेंगे क्योंकि ये सारा इनेमल है, ये ट्रांसल्यूसेंट है और ये चमकता हुआ, ये शाइनी, तो वी ऑल नो इट्स इनेमल। इसको हल्का सा ग्राइंड किया जाएगा, इसके ऊपर हल्का सा एसिड एच किया जाएगा, एसिड एच करके बॉन्डिंग एजेंट लगाएंगे और इसके ऊपर पोर्सलिन लगा देंगे, पोर्सलिन का विनियर लगा देंगे। इसी तरह जो ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स होते हैं दांत को पीछे करने के लिए, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए, उनके नीचे भी एसिड एच टेक्निक लगाई जाती है। एसिड एच टेक्निक से पहले एनामल को थोड़ा सा एच किया जाता है, उसके बाद एडिसिव लगा के उसके ऊपर सीमेंट लगा लिया जाता है। इस टेक्निक से ये होता है कि जो पोर्स बनते हैं उसके अंदर जो है वो बॉन्डिंग एजेंट जाके लॉक हो जाता है और इस तरह से हमें ज़्यादा अच्छी रिटेंशन मिल जाती है। फिर फिशर सीलेंट्स होते हैं बच्चों के मुंह में, जिन बच्चों में अर्ली केरीज हो जाती है तो उनमें फिशर सीलेंट्स लगाए जाते हैं। इन्होंने अभी केरीज नहीं होती लेकिन हम सस्पेक्ट कर लेते हैं कि जी, क्योंकि आपको पता है कि मोलर 6 ईयर्स की एज में निकल आता है, फर्स्ट मोलर, और इस मोलर ने पेशेंट के मुंह में सारी ज़िंदगी स्टे करना है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चे पेशेंट्स आते हैं जो 7-8 साल की एज में आप देखें मोलर ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि बच्चे अपनी ओरल हाइजीन इतनी अच्छी मेंटेन नहीं कर सकते और वहाँ पे अमूमन ग्रूव्स भी होते हैं, उनमें पिट्स और फिशेस बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वहाँ जाके खाना फंसता रहता है, जब खाना फंसता रहता है तो फिर वहाँ पे केरीज शुरू हो जाती है और कैविटी बन जाती है। डॉक्टर इस चीज़ को सस्पेक्ट करते हुए बाज़ दफ़ा पहले से ही उन बच्चों के मुंह में केरीज लगने से पहले उनके पिट्स और फिशेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा लेते हैं फिशर सीलेंट्स की, जो या तो कंपोजिट्स के बनते हैं, जीआईसीज के बनते हैं। वो फ्लोराइड रिलीज करते हैं और कहीं से भी अगर एनामल डीमिनरलाइज हो रहा है तो उसको फॉरन रीमिनरलाइज कर लेते हैं। आपको पता है कि जब आपके मुंह में ओरल एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाए, जब आपको शुगरी फूड लें या डाइट लें तो इट बिकम्स एसिडिक, it becomes acidic and there is sudden drop in pH. The sudden drop in pH actually gives the way to dental caries, ठीक है। अगर ये pH बहुत देर तक ड्रॉप्ड रहे, एसिडिक रहे, तो फिर वहाँ पे डीमिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, फर्मेंटेबल बैक्टीरिया के सारे प्रोसेस की वजह से वहाँ पर केरीज बनना शुरू हो जाती है। एच्ड एनामल, एनामल को अमूमन एच किया जाता है और इसको एच करने की वजूहत ये होती है कि एक तो ये कि इस पर एक लेयर बनती है जो डेब्रिस गंद की लेयर होती है। आप जब कैविटी बनाते हैं तो आपको पता है कि आपकी कैविटी की डस्ट उठती है, उसको स्मेयर लेयर कहते हैं। उस डस्ट में ना सिर्फ ये कि आपका केरियस एनामल होता है, जैसे आप कहीं झाड़ू लगा रहे हैं तो डस्ट उड़ेगी, इस तरह से जब आप एनामल को ग्राइंड करेंगे कैविटी बनाने के लिए तो एक डस्ट उठती है। उसमें ना सिर्फ ये कि आपका एनामल होता है बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, उसको हम कहते हैं स्मेयर लेयर। एचिंग ऑफ एनामल एक्चुअली रिमूव्स दैट स्मेयर लेयर, क्योंकि अगर कोई लेयर होगी तो आपका दांत और आपका रेस्टोरेटिव मटीरियल आपस में अच्छे से बॉन्ड नहीं करेगा। दूसरा, ये एनामल प्रिज्म्स में क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करता है, डिसॉल्व करके ये वाले माइक्रोपोर्स बनाता है, एसिड एच जो है। और एसिड हम कौन सा ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज 37% फॉस्फोरिक एसिड। एनामल बॉन्डिंग एजेंट्स जो हैं वो हमारे पास एनामल बॉन्डिंग एजेंट्स भी आते हैं। पहले ज़माने में एनामल के लिए, एनामल को एच करने के बाद एनामल पे अलग से बॉन्डिंग एजेंट्स लगाए जाते थे और इसके बाद एक और बॉन्डिंग एजेंट लगाया जाता था जिसको कहा जाता था कि जी ये डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट है। लेकिन अब नाउ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड और अब होता ये है कि अब हम एक ही बॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं जो ना सिर्फ ये कि एनामल के साथ भी बॉन्ड करता है बल्कि डेंटीन के साथ भी बॉन्ड करता है।
इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। जो कॉमन नाम है वो है टेक-डीएमए एंड बिस्केमा। बिस्केमा या बिसजीएमए, बिस्फेनोल ए, ग्लाइसिडाइल मेथैक्रिलेट जो आपने कंपोजिट्स में पढ़े थे, और टेक-डीएमए भी आपने कंपोजिट्स में पढ़े थे जो लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, ट्राई इथाइलिन ग्लाइकोल डाई मेथैक्रिलेट। ठीक है, ये रेजन्स हैं, ये वो रेजन्स हैं जो स्टिकी होते हैं और ये अमूमन डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट से मौजूद होते हैं। एमालगम में भी बिस जीएमए और टेक डीएमए, सॉरी कंपोजिट्स में भी बिस जीएमए एंड टेक डीएमए होते हैं, मगर उसके साथ साथ फिलर्स डाले जाते हैं और कपलिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। लेकिन अगर हम खाली अनफिल्ड रेजन्स उठाएं तो डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट में सिर्फ ये मौजूद होते हैं। और ये डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट से क्यों मौजूद होते हैं? क्योंकि ये कंपोजिट को डेंटीन के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो डेफिनेटली डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट की भी काफ़ी हद तक वही कॉम्पोजिशन होती है जो आपके कॉम्पोजिट्स की होती है। ठीक है जी। डेंटीन बॉन्डिंग, अब हमारे पास जो आजकल चैलेंजेस हैं बॉन्डिंग के लिए, सो जो सबसे बड़ा चैलेंज है डेंटिस्ट्री में वो रिटेंशन ऑफ बॉन्डिंग का है। आप बेहतरीन फिलिंग कर लें, आप बेहतरीन मटेरियल बना लें, अगर वो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि वो मटेरियल पेशेंट के मुंह में बायोकम्पैटिबल हो और बहुत लंबे अरसे तक स्टे करें। स्टे करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो। डेंटिन में बॉन्ड अगर बहुत ज़्यादा डीप कैविटी है तो ऐसे केस में बॉन्डिंग लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है दांत की फाउंडेशन तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। आप हवा में तो फिलिंग को मोलिक नहीं रखेंगे, आपको डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट लगाना पड़ता है कंपोजिट के लिए, इसलिए कि वो एक तो आपको केमिकल बॉन्ड देता है, माइक्रो मैकेनिकल एडहेजन देता है, और उसकी वजह से आपकी कंपोजिट फिलिंग की सर्विसिबिलिटी बढ़ जाती है। आप खाली कंपोजिट रेस्टोरेशन को पेशेंट के मुंह में इस तरह से नहीं लगा सकते। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बता दूं कि बॉन्डिंग किन 3 मटेरियल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है खास तौर पे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर composites, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सीमेंट्स एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एमालगम। ठीक है, सीमेंट्स आपकी क्राउन ब्रिजेस को दांतों के साथ चिपकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और सीमेंट्स आपकी फिलिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। एमालगम फिलिंग्स के लिए यूज़ होता है, कॉम्पोजिट भी फिलिंग्स के लिए होता है, और कॉम्पोजिट्स के क्राउन्स और ब्रिजेस और इनलेज और ऑनलेज भी बनते हैं। तो इन सब केसेस में आप समझें तो डेंटिन बॉन्डिंग इम्पॉर्टेंट है। डेंटिन बॉन्डिंग के सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त ये है कि डेंटिन में फ्लूइड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और इसकी ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में इसकी नेचर होती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि बहुत ज़्यादा हमें क्रिटिकल होना पड़ता है, बहुत मुश्किल है इसमें बॉन्डिंग लेना, क्योंकि वहाँ फ्लूइड है, आपको पता है जहाँ फ्लूइड होता है वहाँ बॉन्ड अच्छा नहीं बनता। फिर जब आप डेंटिन को कट करते हैं केरीज हटाने के लिए, तो उसकी लेयर पे उसकी सरफेस पे स्मेयर लेयर आ जाती है। स्मेयर लेयर में माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, डेब्रिस है, डेंटिनल डेब्रिस है, उसकी वजह से भी बॉन्डिंग को अचीव करना मुश्किल होता है। अगर हम कंडीशनिंग एजेंट्स लगाना शुरू हो जाएं, डिफरेंट एसिड्स लगाएं, तो डेंटिन कंडीशनिंग के डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हैं जो पल्प पे आते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि जो हम एसिड एजेंट्स लगाते हैं और उसके बाद डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट्स लगाते हैं, अगर उसमें हम थोड़ा ज़्यादा एसिड्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो फिर हमारे पल्प पे भी साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो इट्स नॉट ईजी कि आपने खाली एसिड एजेंट लगाया, डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट लगाया और फिलिंग कर दी। उसको लगाने का, उसको अप्लाई करने का एक तरीका है, उसके खास है, और उसको चूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट तरह के डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट्स इस वक्त मार्केट में हैं, और इस चीज़ को देखना और इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है कि आप एक्चुअली कौन सा आपको डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट इस्तेमाल करना चाहिए। अब तो खैर हमारे पास बहुत तरह के आ गए हैं, और कुछ 3-4 तरह के हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी फिलिंग जितनी डीप हो, आपके पास जितनी मुश्किल रेस्टोरेशन हो, आपके पास बॉन्डिंग रिक्वायरमेंट्स उतनी ही ज़्यादा टफ हो जाती हैं। डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट्स में हमारे पास एक तो कपलिंग एजेंट्स होते हैं। कपलिंग एजेंट्स में एक तो फंक्शनल, हमारे पास एक MRX इसका मॉलिक्यूल बनता है। MRX मॉलिक्यूल जो है, इसमें एक तो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको हम X कहते हैं। ये वो फंक्शनल ग्रुप है जो आपके दांत के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है, जो इनामिल के कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाता है। फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है जो M और X के दरमियान होता है। ये वो ग्रुप है जो इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, एज सच इसका कोई काम नहीं है, ये एक इट्स लाइक अ व्हीकल, इट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन दीज टू। और ये बेसिक कंपोनेंट है मेथैक्रिलेट ग्रुप, जिसको मैंने कहा था टेक डीएमए या बिस जीएमए होता है।
ये वो ग्रुप है जो बॉन्डिंग प्रोवाइड करेगा, ये वो ग्रुप है जो दांत के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा। ये खुद स्टिकी है और ये खुद ना सिर्फ ये कि स्टिकी है बल्कि दांत के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, और ये आर स्पेसिफिक ग्रुप जो है वो इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा है। केमिकल बॉन्डिंग के लिए केमिकल बॉन्डिंग एजेंट्स में अमूमन कपलिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, ठीक है। कपलिंग एजेंट्स MRX मॉलिक्यूल के बने हुए होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये नाम है कपलिंग एजेंट्स के। कपलिंग एजेंट्स के लिए जो याद रखने वाली चीज़ है वो आपके लिए ये है कि आपको ये याद रखना है इसमें कार्बोक्सिल और पॉलीमर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग के लिए दो बातें बहुत ज़रूरी हैं, आपको ये याद होना चाहिए कि जो भी चीज़ केमिकली बॉन्ड कर रही है वो एनामल की कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना रही है। E फॉर केमिकल एंड C फॉर कैल्शियम। जहाँ मैकेनिकल बॉन्डिंग आ रही है वहाँ माइक्रो मैकेनिकल एडहेजन आ रही है, इस तरह एमालगम, M फॉर माइक्रो मैकेनिकल। इसी तरह कॉम्पोजिट्स में भी M आता है तो माइक्रो मैकेनिकल कॉम्पोजिट्स में भी आता है। अच्छा, एक टर्म हमने पीछे इस्तेमाल की थी जो मैं भूल गई बताना आपको, दैट वाज मैक्रो मैकेनिकल एंड माइक्रो मैकेनिकल मोड ऑफ एडिशन। मैक्रो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है एमालगम में, ठीक है। ये आपने डीप ग्रूव्स बना दिए, ठीक है, और आपका एमालगम जो है वो जाके इनमें इंटरलॉक हो गया, कोई केमिकल बॉन्ड इनके दरमियान नहीं। माइक्रो मैकेनिकल है ये, बहुत माइक्रोस्कोपिक पोर्स इनेमल की या डेंटिन की सरफेस पर बना दिए गए, और ये जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं इनके थ्रू आपका मटेरियल फ्लो किया, फ्लो करके इसने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो याद रखने की बात है, इनेमल में माइक्रो मैकेनिकल कंपोजिट से माइक्रो मैकेनिकल बॉन्डिंग और मैक्रो मैकेनिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और बॉन्डिंग तो थ्रू केमिकल बॉन्ड एडहेयर करते हैं या फिर थ्रू मैकेनिकल बॉन्ड एडहेयर करते हैं। मैकेनिकल या तो वो करना पड़ता है या फिर ये करना पड़ता है, बॉन्डिंग एजेंट लगाना पड़ता है व्हिच इज लाइक स्टिक और ग्लू। मैकेनिकल बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, केमिकल बॉन्ड इज वीक। मटेरियल के लिए ना प्लेस करते हुए आपको टेक्निक सेंसिटिविटी का ख्याल रखना पड़ता है, बल्कि भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये हमारे पास साथ साथ was a drop. Ji, can you hear me? Please let me know in the chat box that can you hear me? Okay, okay. So now we shall continue. Um, Ji. Now we shall continue. We were on dentine bonding agents. एक दो स्लाइड्स और रह गई हैं मेरे पास, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास चार तरह की मोड्स हैं। जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हम एडहेजन की बात करते हैं डेंटिस्ट्री में अमूमन, क्योंकि एडहेजन होती है दांत के और मटेरियल के दरमियान, ठीक है। एक कोहेजन भी होती है जो मटेरियल के अपने पार्टिकल्स के दरमियान होती है, ठीक है। अगर आपका एमालगम, जैसे आपने एमालगम पढ़ा तो अगर आपको शायद याद हो कि हमारे पास एडमिक्स्ड एमालगम था जिसमें सफेरिकल और लेयर कट दोनों तरह के पार्टिकल्स थे, उनके दरमियान की जॉइनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर वो एमालगम के अंदर के पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे तो एमालगम में कोहेसिव फेलियर होगा, कोहेसिव फ्रैक्चर होगा, यानी उसके आपस के जो पार्टिकल्स हैं वही आपस में ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। बट इन डेंटिस्ट्री मोर इम्पॉर्टेंट फेलियर या फ्रैक्चर इज ऑफ एडहेसिव नेचर, जिसमें आपके दांत और आपके मटेरियल के दरमियान जो जॉइंट बनता है वहाँ पर अमूमन फ्रैक्चर होता है, और वो इस वजह से होता है कि बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, ठीक है जी। ओके क्लास, नाउ आई गेट इट कि अब आप मुझे सुन सकते हैं।
तो वी वर टॉकिंग अबाउट बॉन्डिंग एजेंट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बॉन्डिंग एजेंट्स जो हैं वो माइक्रो मैकेनिकल एडहेजन के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये कंपोजिट्स को डेंटिन दांत के साथ लगाने के लिए, जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट का जो दूसरा काम है वो ये है कि ये पोर्सिन क्राउन्स को लगाने के लिए, पोर्सिन ब्रिजेस को लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स को लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, फिशर सीलर्स को लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इनकी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल आपको बुक में मिल जाएगी। हमारे पास अमूमन 4 मोड्स हैं बॉन्डिंग के। दांत मटेरियल्स दांत के साथ 4 तरीक़ों से बॉन्ड करते हैं। या तो उनका इंटीमेट कांटेक्ट होता है, यानी उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन या एडहेजन नहीं हो रही होती, लेकिन एक इंटीमेट कांटेक्ट है, इस वजह से वेटिंग हो जाती है। या फिर ये होता है कि मटेरियल का कोई एक आयन आपके दांत के किसी आयन के साथ, कैल्शियम के साथ या फॉस्फेट के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है। या फिर मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है, यानी आप दांत की सरफेस पे पोर्स बना देते हैं, माइक्रोपोर्स एसिड के साथ, और वहाँ पे जाके आपका मटेरियल इंटरलॉक हो जाता है। देन फिर इंटरपेनिट्रेशन, यानी आपका जब बॉन्डिंग एजेंट उन पोर्स के थ्रू अंदर जाता है तो उसमें एक लेयर बनती है जिसको हाइब्रिड लेयर कहते हैं। ये वो लेयर होती है जो ना तो पूरी की पूरी डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट होती है और ना तो पूरी की पूरी दांत होती है। ये मिक्स्ड फेज होता है, इसको हाइब्रिड जोन कहते हैं, और हाइब्रिड जोन की वजह से भी एडहेशन होती है। ठीक है जी, फिर मैंने आपको बताया कि हम जो अब बॉन्डिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं उनसे पहले जो एजेंट लगाते हैं, ये वो एजेंट है जो एनामल को भी एच करता है और ये डेंटिन को भी एच करता है। और एजेंट का मकसद ये होता है कि ये पोर्स बना दें, ताकि उन पोर्स के थ्रू आपका डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट अंदर जाके फ्लो करे, और फ्लो करके वहाँ पर केमिकल बॉन्ड बना ले आपके दांत के साथ। जस्ट रिमेंबर, डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट इज लाइक अ ग्लू, जो आपके कंपोजिट्स को या आपके रेस्टोरेशन को दांत के साथ चिपकाने के लिए इस्तेमाल होता है। मॉडर्न डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट्स जो हैं, इन्हें हम कपलिंग एजेंट्स भी कहते हैं। इनमें MRX ग्रुप होता है, M मेथिक्युलेट ग्रुप है, रेजिन ग्रुप है। रेजिन्स चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं। उन रेजिन्स ग्रुप में एक फंक्शनल ग्रुप डाला जाता है जो दांत के इनेमल या डेंटिन के कैल्शियम के साथ बॉन्ड करना है, और उस फंक्शनल ग्रुप और आपके रेजिन ग्रुप को आपस में ज्वाइन करते हैं, दैट इज़ योर स्पेसर ग्रुप। ठीक है, अमूमन जो हमारे पास बॉन्डिंग एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें कार्बोक्सिल्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स होते हैं और फॉस्फेट्स होते हैं। ठीक है, पॉलीमराइजेबल फॉस्फेट्स, आप ये याद रख लें कि इसमें रेजिन्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स होते हैं। जो मॉडर्न डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट्स हैं वो ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि रिएक्टिव ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। ये रिएक्टिव ग्रुप है आपका। वो कहते हैं कि जी, अब जो मॉडर्न डेंटिन, पहले ज़माने में हम कहते थे कि जी ये जो बॉन्डिंग वाला जो ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप, इसको बड़ा एक्टिव होना चाहिए, लेकिन फिर ऐसा ऐसा पता चला कि ये जो बॉन्ड बनाता है ये बॉन्ड थोड़ा वीक होता है। तो अब उन्होंने इस बात पे एम्फेसाइज करना शुरू किया है कि ये मेथिक्युलेट ग्रुप जो है ना, क्योंकि स्टिकी होता है तो उसकी स्टिकीनेस और ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बना सके। ठीक है, तो अब जो बॉन्डिंग डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट्स हैं वो इस बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि रिएक्टिव ग्रुप्स की बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। बॉन्डिंग एजेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो कॉम्पोजिट्स के साथ बने थे। कॉम्पोजिट्स 1955 में बने थे, तो 1950 से 1970 के दौर में बॉन्डिंग एजेंट्स पे काम हुआ। उसमें उन्होंने एसिड्स लेके उन्होंने एक्रेलिक को एनामल के साथ लगाने की कोशिश की। ठीक है, फिर उन्होंने पहले इस बॉन्डिंग एजेंट या मिनरल एसिड को लगाने का मकसद ये था कि डेंटिन को एच कर दिया जाए, और फिर उसके ऊपर बॉन्डिंग एजेंट्स लगाए जाते थे और उसके ऊपर एक्रेलिक की फिलिंग की जाती थी। एक्रेलिक उस ज़माने में बहुत ज़्यादा फिलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता था, अब नहीं होता क्योंकि इसके अपने कुछ कंसर्न्स हैं, वो सिर्फ डेंचर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उस ज़माने में 1950 से 1970 तक बॉन्डिंग एजेंट्स जो हैं वो कंपोजिट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होते। अर्ली 70s और लेट 70s में फिर उन्होंने एसिड एचिंग का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने पहले इनेमल को एच किया, मतलब फिर वो लंबा प्रोसीजर हो जाता था जब कंपोजिट्स लगाए जाते थे। यानी पहले इनेमल की एसिड एचिंग होती थी, यानी दांत की जो कैविटी है उसकी दीवारों को एच किया जाता था और उस पर इनेमल बॉन्डिंग एजेंट लगाया जाता था। ठीक है, इसके बाद क्या करते थे, तो जो अंदर की तरफ जो दीवारें थी दांत की कैविटी की, उस पर डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट लगाया जाता था और फिर उसके ऊपर कंपोजिट्स लगाए जाते थे। मिड 1980s में जो हमारे पास एजेंट्स आए, उन्होंने स्मेयर लेयर को रिमूव करना शुरू किया। उन्होंने कहा जी जो केरीज काटते हैं तो उसकी भी डस्ट आ जाती है, माइक्रोस्कोपिक लेयर बन जाती है, ये हिंडर कर रही है बॉन्डिंग को। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसे एसिड्स मुतारिफ करा दिए जो इनेमल और डेंटिन दोनों को एच कर रहे थे, स्मेयर लेयर को भी रिमूव कर रहे थे।
स्मेयर लेयर के रिमूव होते ही ऊपर बस बॉन्डिंग एजेंट लगा देते हैं और उसके ऊपर कॉम्पोजिट्स लगा देते हैं। ये जो इतनी सारी मल्टी स्टेप टेक्निक थी, इन्होंने इसको बहुत ईजी और सिंप्लीफाई कर दिया। अर्ली 90s में उन्होंने इस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया कि जब हम एचिंग करते हैं और डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं तो स्मेयर लेयर को रिमूव करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक हाइब्रिड लेयर बनती है डेंटिन। वो हाइब्रिड लेयर जो है वो एक्चुअली बॉन्डिंग सबस्ट्रेट है, यानी उसके साथ आपके दांत का एक पार्ट केमिकल बॉन्ड बनाता है और उसके साथ ही आपके कॉम्पोजिट का भी पार्ट एक केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो हमें इस पे काम करना चाहिए। ये जो एडजस्टर से ये बड़े आसान हो गए कि इसमें सिर्फ एक दफ़ा पेशेंट के मुंह में हम कॉम्पोजिट लगाने से पहले सिर्फ एक दफ़ा एक एप्लीकेशन करते थे, उसी एप्लीकेशन में एचिंग भी हो जाती थी और उसी एप्लीकेशन में डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट भी लग जाता था। ठीक है, लेकिन फिर ऐसा सही पता चला कि जी ये थोड़े से ज़रा ये भी वीक बॉन्ड देते हैं। ये मल्टी स्टेप टेक्निक जो थी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, इसके लगाए हुए कॉम्पोजिट ज़्यादा देर तक स्टे कर रहे थे और इसके लगाए हुए कॉम्पोजिट्स कम स्टे कर रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया कि उसमें प्राइमर्स डालने शुरू किए। प्राइमर्स और ज़्यादा स्टिकी होते हैं, डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट के अंदर प्राइमर डाल दिया उन्होंने जो और ज़्यादा स्टिकी होता है। और फिर उन्होंने कहा कि आप ड्यूअल क्योर ऑप्शन ले लें। ये प्राइमर्स जो थे ना ये केमिकल बॉन्ड भी देते थे और ऊपर से जब लाइट डालने लगे बॉन्डिंग एजेंट्स के ऊपर तो वो और ज़्यादा जो है वो उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना शुरू किया। अब इस वक्त जो बॉन्डिंग एजेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो सिर्फ एक ही दफ़ा लगते हैं, यानी वो एक ऐसे एडहेसिव्स हैं जिनमें प्राइमर एडहेसिव एचेंट सब एक ही चीज़ में होता है और उनको सिर्फ एक दफ़ा लगाया जाता है और उसके ऊपर फ़ौरन कॉम्पोजिट लगा लिया जाता है, ना क्योरिंग करनी पड़ती है ना। अगर हम बॉन्डिंग एजेंट्स के कंपोनेंट्स को देखें तो बॉन्डिंग एजेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एजेंट्स जो मैंने आपको पहले बताया। पहला ये बॉन्डिंग एजेंट जो है कॉम्पोजिट्स की किट आती है। कॉम्पोजिट किट्स में देखिए तो एक सिरिंज पड़ी होती है जिसमें एजेंट होता है जिसको कंडीशनर कहते हैं। एजेंट सरफेस को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, पोर्स बनाते हैं, वो जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर मैंने दिखाई थी वो एजेंट्स करते हैं। इसके बाद इसके ऊपर प्राइमर्स और एडहेसिव्स लगाए जाते हैं। प्राइमर्स और एडहेसिव्स अब हमारे पास एक ही बोतल में आते हैं। ठीक है, प्राइमर्स जो है सरफेस को क्लीन करते हैं और एडहेसिव्स जो है वो स्टिकीनेस देते हैं जो कि हमें एक्चुअली चाहिए। एजेंट्स में अमूमन कोई ऑर्गेनिक एसिड होता है, कोई पॉलीमेरिक एसिड हो सकता है या कोई इनऑर्गेनिक एसिड हो सकता है। फॉस्फोरिक एसिड को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये इसका पीएच मुनासिब होता है और ये वहाँ पे सेंसिटिविटी पेशेंट को कॉज नहीं करता। जो बाकी एसिड्स हैं वो या तो बहुत वीक हैं या वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे सिट्रिक एसिड वगैरह। तो पेशेंट कंप्लेन करता है जी बाद में मुझे फिलिंग होने के बाद सेंसिटिविटी होती है। नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो प्राइमर्स होते हैं। प्राइमर्स मैंने आपको बताया कि ये सरफेस को तैयार करते हैं, सरफेस को प्रिपेयर करते हैं। एजेंट लगाने के बाद ये जो प्राइमर्स हैं बीपीटीएम, पीपीटीएम, ये सिर्फ इनके नाम हैं। ठीक है, इनके नाम में प्राइमर्स में आपको सिर्फ हीमा का नाम याद रखने की ज़रूरत है। मैंने ये नाम इसलिए मेंशन कर दिए हैं कि आप उसमें नज़र डालें कि एमसीक्यूज़ में कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है, आप कहेंगे कि प्राइमर तो सिर्फ हीमा है। प्राइमर में भी मेथिक्लेट ग्रुप्स होते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि प्राइमर्स एचेंट्स एसिड्स होते हैं, प्राइमर्स रेजिन्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी इथाइल मेथ एक्रिलेट, जो मेथ एक्रिलेट है ये स्टिकी है, ये स्टिकीनेस देता है और ये रिएक्टिव ग्रुप है। ये ए वाला जो ग्रुप है ना ये रिएक्टिव ग्रुप है। नेक्स्ट पे हमारे पास एडहेसिव रेजिन्स इसमें जो आ जाते हैं, जिसमें मैंने कहा ना ये सारे रिएक्टिव ग्रुप्स हैं जिसमें ये मेथ एक्रिलेट वाले। ठीक है, ये सब के सब जो हैं ये स्टिकीनेस देते हैं और चिपका देते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बॉन्डिंग एजेंट। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, लेकिन सिर्फ समरी में अगर मैं जाऊँ तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि बॉन्डिंग क्यों जरूरी है। डॉक्टर मेरी ने आपको बताया होगा कि कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। फिलिंग करने से पहले, पेशेंट के मुंह में रेस्टोरेशन करने से पहले आपका दांत बिल्कुल क्लियर, पेशेंट का दांत क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई सलाइवा को ब्लड स्टेन नहीं होना चाहिए, कोई स्मेयर लेयर नहीं होनी चाहिए। आप जो भी मटेरियल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनको एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने क्योर करना है, लाइट ऊपर डालनी तो कितनी देर के लिए क्योर करना है। जेल लगा रहे हैं तो बहुत मोटी लेयर आपने नहीं लगानी। ठीक है, और ये कि डीप कैविटीज़ हैं, डीप फिलिंग्स हैं तो उसके लिए कौन से मटेरियल्स इस्तेमाल होंगे, दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर बॉन्डिंग। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? वी आर लेफ्ट विद ओनली 5 minutes आई गेस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। ओके, अच्छा इस सेक्शन का जो
आई होप कि आपको बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। याद तो डेफिनेटली नहीं हुआ होगा, ये तो जब आप याद करेंगे तो आपको तब होगा, लेकिन आई होप कि माई कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर कि आई क्लैरिफाइड द कॉन्सेप्ट कि बॉन्डिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इस वक्त जो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए है वो ये कि तो प्लीज़ अपनी असाइनमेंट बना लें और थोड़ा थोड़ा सा मेटल्स आप कास्टिंग्स को और इन्वेस्टमेंट्स को देखना शुरू कर दें। आपने देखा है कि काफ़ी मुश्किल चैप्टर है, उसको बहुत टाइम लगेगा और वो भूलेगा भी बहुत ज़्यादा आपको, और उसके एमसीक्यूज बहुत बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि अगर हम बीजे से भी कोई एमसीक्यू उठाते हैं, अगर आपको लगता है कि जी बीजे का नहीं है, तो बहुत दफ़ा मैं स्टेटमेंट चेंज कर देती हूँ या बहुत दफ़ा मैं ऑप्शन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ। ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि हम एग्जैक्ट कॉपी टू कॉपी करते हैं। 10% में कोशिश करते हैं ऐसे एमसीक्यूज रख लो, लेकिन अमूमन हम उसको ट्विस्ट करते हैं। ऐसा ही एग्जाम में भी। ठीक है, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, एनी सपोर्ट, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूँ, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब आई हर्ड कि सप्ली की डेट भी आ गई, डेफिनेटली आधे बच्चे तब उसकी तैयारी करेंगे। और देयर आर चांसेस कि यूएचएस जो है उसको डिले नहीं कर रही, वो तो हो रहा है। लेकिन जो बाकी क्लास है उसके लिए आप कोई भी किताब उठाएं। किताब उठाने का तरीका ये कि सबसे पहले तो आप पास पेपर्स के क्वेश्चंस देखें, पास पेपर्स के क्वेश्चंस कौन से हैं। ठीक है, उसमें से आप अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी रेफरेंस बुक्स में नहीं है, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि उसके लिए आप अपनी हैंडआउट्स या प्रेजेंटेशन ओपन करें। आपको 90% उन सवालों के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, आई रिपीट, आपके पास पेपर्स में एक भी ऐसा कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है कि जो 100% किताबों में हो। वो डेफिनेटली किसी और किताब से भी होगा। तो जो आपके जो लेक्चर्स हम बनाते हैं वो डेफिनेटली 6-7 किताबों से मिलके बने होते हैं। तो 90% ये उस डेफिशिएंसी को कर लेते हैं। आप कोई भी किताब उठाएं, आप उसमें से उस चैप्टर को पढ़ें, पास क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखें और उनका जवाब अगर आपको अपने उस पढ़े हुए चैप्टर में नहीं मिल रहा तो फिर अपने हैंडआउट्स उठाएं। ये आसान तरीका। अब फिर इसके बाद आप अपने एमसीक्यूज उठाएं। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो देयर इज़ नो इशू कि आपका मतलब आपका टेस्ट क्लियर ना। ठीक है जी, सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह। विल कंटिन्यू विद द चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन टू डेंटल सीमेंट्स। नया चैप्टर है, नया स्टार्ट हो रहा है, वो भी एक मेटल्स की तरह काफ़ी ह्यूज सेक्शन है। 6-7 लेक्चर्स हैं उसमें। ठीक है जी, सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर।